हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशील एजुकेशन। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको चार ऐसी बातें बताने वाला हूँ, चार ऐसे मूल मंत्र बताने वाला हूँ जो आपको बहुत हेल्प करेंगे अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो सकता है आप ऐसे सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो, दिल्ली पुलिस में एसआई की पोस्ट के लिए पढ़ रहे हो, या यूपीएससी या स्टेट पीसीएस या बैंक पीओ या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी अगर आप कर रहे हो तो ये चार चीजें आपको पता होना ही चाहिए। और फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में पर्टिकुलरली बहुत कोशिश की है कि जो भी मैं कंटेंट आपको देने वाला हूँ, जो चार बातें बताने वाला हूँ, बहुत ही रेलेवेंट और टू द पॉइंट हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताने वाला हूँ आपको कम समय में बता के खत्म कर दूं, ताकि आपका ज्यादा टाइम बर्बाद ना हो। तो वीडियो जितना हो सकेगा छोटे से छोटा ही बनने वाला है। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप पूरा वीडियो प्लीज ध्यान से जरूर देखिएगा, ये आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो सबसे पहली चीज है, शुरुआत करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज से। मेरे पास में कई सारे सवाल बच्चों के आते हैं कि किसी भी एग्जाम की तैयारी हम कैसे शुरू करें, हाउ टू स्टार्ट एनी एग्जाम प्रिपरेशन। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि होता क्या है ना फ्रेंड्स, हम इतने ज्यादा ग्लोरीफाइड होते हैं हमारे गोल से, हमारे लक्ष्य से, कि हम ये भूल ही जाते हैं कि उस लक्ष्य तक पहुंचना कैसे है, वो रास्ता क्या होना चाहिए और डे टू डे बेसिस पे हमको क्या करना है। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्टार्टिंग द प्रिपरेशन, शुरुआत कैसे हो। तो देखो, मैं आपको बताता हूं आपको शुरुआत कैसे करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले आप उसकी एग्जाम का सिलेबस अपने पास रखो। आपको ये अच्छी तरह पता होना चाहिए कि इस एग्जाम में सिलेबस क्या है, क्योंकि अगर आपको सिलेबस नहीं पता है तो आपको यही नहीं पता चलने वाला है कि आपको क्या पढ़ना है और उस चीज को आपको कितने समय में खत्म करना है। तो सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब सिलेबस आपने एक बार पढ़ लिया, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा फ्रेंड्स कि सिलेबस जो है ना, वो आप अपनी हैंडराइटिंग में लिखिए, ना कि आप प्रिंट आउट निकाल लें या केवल मोबाइल में रखें। एक कॉपी आप अलग से बनाइए, उस कॉपी में पूरा सिलेबस एग्जाम का अपने हैंडराइटिंग में लिखिए, ताकि आपको लिखा हुआ समझ में भी आएगा। और जब आप आगे पढ़ाई करोगे तो जैसे जैसे टॉपिक्स आप खत्म करते चलोगे, आप उस पर टिक मारते चलो, तो आपको पता चलेगा कि आपका कितना सिलेबस खत्म हो गया। सिलेबस पूरा हो लेने के बाद आपको क्या करना चाहिए, आपको टॉपिक वाइज उस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को पढ़ना चाहिए। कई बच्चे क्या करते हैं, सबसे बड़ा ब्लंडर ये करते हैं कि डायरेक्ट किताबें खरीदना शुरू कर देते हैं। अभी मेरे पास में कई सारे बच्चों के कॉल आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि सर कौन सा मॉक टेस्ट लें। मॉक टेस्ट लेने का समय अभी आया ही नहीं है, तो ले क्यों रहे हो। मॉक टेस्ट लेने का समय बहुत बाद में आने वाला है, फरवरी मार्च में मॉक टेस्ट लेना है, अभी नहीं लेना है। और ना ही कोई बुक्स के लिए आप पीछे भागो। इंपॉर्टेंट ये है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है, जो एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं, उनको एक बार पढ़ के देखो तो कि एग्जाम में सवाल आते कैसे हैं, कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं। जब आप पढ़ोगे एग्जाम पे क्वेश्चंस को, तब आप समझ पाओगे कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो इससे आपको फायदा क्या मिलेगा कि आपकी जो पढ़ाई है ना, वो फोकस्ड हो जाएगी, लेजर शार्प फोकस बन जाएगा, आप भटकोगे नहीं यहाँ वहां। क्योंकि हर एक एग्जाम में पूछे जाने वाले सवालों का अपना एक पैटर्न होता है, अपना एक ओरिएंटेशन होता है। जैसे कि आप देखेंगे कि कोई टॉपिक ऐसा हो सकता है, जैसे मान लीजिए हिस्ट्री है। हिस्ट्री लगभग हर एग्जाम पूछती है, वो यूपीएससी में भी आता है, स्टेट पीसीएस में भी आता है, रेलवे में भी आता है, एसएससी में भी आता है। लेकिन हिस्ट्री में पूछे गए सवालों के जो पैटर्न है वो सब जगह अलग अलग होते हैं। यूपीएससी हिस्ट्री के क्वेश्चंस को अलग तरीके से पूछता है, एसएससी अलग तरीके से पूछता है। तो आपको सवालों को पढ़ना बहुत जरूरी है। जब तक सवालों को थोड़ा सा पढ़ के आप समझोगे नहीं कि किस प्रकार की चीजें पूछी जा रही है, तब तक आपकी जो पढ़ाई है वो फोकस्ड नहीं होगी और वो स्ट्रीमलाइन नहीं हो पाएगी। ठीक है, शुरुआत आपको ऐसे करनी है, सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ना है, थोड़ा समय दो उसको और उसमें पढ़ो। आप ये मत सोचना कि इसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा, हमारा सिलेबस कब खत्म होगा। वो अपने आप हो जाएगा। अगर आपका सिलेबस जो है आपने लिख लिया और आप फोकस्ड हो गए, तो आप सिलेबस जल्दी खत्म कर लोगे। बजाय उस कंडीशन में जब आपका सिलेबस बहुत सारा आपको लगेगा, आपको ये पता ही नहीं कि आपको क्या पढ़ना है और कुछ भी पढ़े जा रहे हो। ठीक है, इसका ध्यान रखो। शुरुआत आपको ऐसे करनी है, पहली चीज हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, सुबह उठे, उठ के काम पे लग गए, जो मन किया पढ़ लिया, जो मन किया छोड़ दिया, कोई प्रॉपर स्ट्रेटेजी नहीं है, कोई एक डायरेक्शन नहीं है। मैं आपसे कहता हूं कि आपके डेली टारगेट्स फिक्स होना चाहिए। तो डेली टारगेट फिक्स करना क्यों जरूरी है, ताकि आपकी जो परफॉर्मेंस है उसका आप ट्रैक रख सकते हो। आप क्या हो आज की सिचुएशन में और आप कितना इंप्रूव कर रहे हो डे टू डे, है ना। डेली बेसिस पे आप कितना आगे बढ़ रहे हो ये आपको पता होना चाहिए। और डेली टारगेट सेट करने से क्या होता है ना, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और आपको ये पता चलता है कि डेली बेसिस पे आपको कितना इंप्रूवमेंट आपके अंदर आ रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कितना सिलेबस आपका कवर हो रहा है। सो सेकंड, ये जो मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको डेली करना चाहिए। और डेली करने का तरीका पता है क्या है, जैसे आप आज सुबह जल्दी उठे, जब भी आप उठ रहे हो, तो कई बच्चे क्या करते हैं, उठते ही टारगेट सेट करते हैं। ऐसा कभी मत किया करो। जो आपको करना है वो टारगेट आप एक दिन पहले रात को सेट करो। जैसे कि मान लीजिए आपको कल कुछ पढ़ना है,
तो कल जो पढ़ना है, कल का जो आपका टारगेट रहेगा, उसको आप रात को सेट करके सो जाओ, ताकि सुबह उठकर आपको ये काम नहीं करना कि टारगेट सेट करने बैठना है। ठीक है, आपको क्या करना है आपको पहले से पता है, तो आपके लिए काफी हद तक बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी अगर आपका टारगेट ऑलरेडी सेट है। और टारगेट सेट क्यों करना है मैं आपको बता चुका हूं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। टारगेट सेट करने से आपकी परफॉर्मेंस का इवेल्यूशन आप कर लेते हो, आप कहां स्टैंड कर रहे हो कंपटीशन में और कितना आपको इंप्रूव करना है, कौन से एरियाज आपके वीक है, कौन से एरियाज आपके स्ट्रांग है, ये सब कुछ आप जान जाते हो जब आप डेली टारगेट सेट करके उनको अचीव करते हो। और आप मानो या ना मानो, कॉन्फिडेंस बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका यही है। अगर आत्मविश्वास आपको लेकर आना है अपनी तैयारी में, तो आप सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप डेली टारगेट सेट करके उसको अचीव करो। डेली टारगेट सेट करो, अचीव करो, सेट करो, अचीव करो। इसका फायदा आपको क्या मिलेगा, आप ये सीख जाओगे कि जो आप सोच रहे हो वो कैसे कंप्लीट करना है। ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सेट डेली टारगेट्स। तीसरी और मुझे लगता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है और इसको लेकर के आपको क्लैरिटी नहीं है, तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है रिविजन। अब रिवीजन का मतलब क्या होता है, रिवीजन मतलब क्या कि रिपीटिंग समथिंग अ नंबर ऑफ टाइम्स सो एज टू मेक दैट नॉलेज परमानेंट। आपने कोई चीज पढ़ ली, एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा, एक इंग्लिश का रूल आपने पढ़ा, आपने हिस्ट्री का कुछ पढ़ा, ये पढ़ करके आप मान लो भूल गए, तो मतलब क्या पढ़ने का, आप खुद सोच के देखो, आप बताओ मुझे। अगर आप पढ़ रहे हो तो आपका ये प्रयास नहीं होना चाहिए कि आपने जो पढ़ा है, ये पढ़ा हुआ आपके परमानेंट मेमोरी में चला जाए और आप इसको हमेशा याद रखो। मतलब कि कम से कम एग्जाम के दिन आपको प्रेशराइज ना करना पड़े अपने आप को कि यार मैंने क्या पढ़ा था, या धुंधला सा आपको याद है, ठीक से याद नहीं है। तो रिवीजन जो होता है ना, रिवीजन को लेकर के एक मिसकंसेप्शन लोगों में है। लोग क्या करते हैं, रिवीजन सोचते हैं कि एग्जाम के टाइम पे किया जाता है, मतलब कि एग्जाम के 1 महीने पहले, 15 दिन पहले, जबकि ये गलत सोच है। रिवीजन आपका डेली बेसिस पे होना चाहिए। जो कुछ भी आज आप पढ़ रहे हो उसी को आप हाथों हाथ रिवीजन भी करते चलो। जैसे कि मैंने डेली रूटीन, मैंने वीडियो बनाया था, मैंने आपको बताया था कि डेली मिनिमम आपको 10 घंटा पढ़ना चाहिए। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो कंसिस्टेंटली 10 आवर्स एवरी डे विदाउट टेकिंग एनी हॉलीडे, निदर संडे निदर योर बर्थडे, ये कोई भी त्योहार कुछ भी आए, आपका 10 घंटे डेली पढ़ाई होना ही चाहिए। अब 10 घंटे में पढ़ाई में आपको क्या करना चाहिए, 10% ऑफ टाइम आपको रिविजन को डिवोट करना चाहिए। मतलब 9 घंटे आप बेसिक्स अपना तैयार करो, अपने कॉन्सेप्ट तैयार करो, और 1 घंटा आपका रिवीजन का होना चाहिए। जो 9 घंटे में आपने पढ़ा है उस 9 घंटे की पढ़ाई को 1 घंटे में वापस से मेमोराइज कर लो। तो इसका फायदा आपको फ्रेंड्स क्या मिलेगा ना, जो आपने पढ़ लिया है ये वेस्ट नहीं होगा। क्योंकि मैं आपको बताऊं, बच्चे साल भर पढ़ाई करते हैं लेकिन एग्जाम के दिन परफॉर्म क्यों नहीं कर पाते हैं, बिकॉज उन्होंने 8 महीने 9 महीने पहले बहुत कुछ पढ़ा था लेकिन उनको एग्जाम के दिन याद ही नहीं आया। तो याद नहीं आया, ये कितना बड़ा नुकसान है अगर हमने कोई चीज पढ़ी और याद नहीं आ रही है। तो इसलिए याद रखने के लिए आपको रिवाइज करना बहुत जरूरी है, और इसका एक ही तरीका है, रिपीटिशन। बार बार रिपीट करो उस चीज को। ठीक है, तो जो आप पढ़ते हो रिवीजन की एक स्ट्रेटेजी बनाओ कि डेली बेसिस पे रिवीजन कैसे करना, और रिवीजन आपका डे टू डे बेसिस पे होना चाहिए, है ना, और उसको इंटेंस करते चले जाओ। रिवीजन बहुत क्रूशियल पार्ट है। रिवीजन इज द ओनली की टू सक्सेस इन एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम। ये आप मान के चलो, चाहे पूरा सिलेबस खत्म कर दो लेकिन आपने रिवीजन नहीं किया ठीक से तो आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे। ऑलराइट, तो रिवीजन आपका थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको बताना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट जो है वो ये कि मैं आपको डिफरेंस बताना चाहता हूँ आपकी स्कूल और कॉलेज के एग्जाम में और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। होता क्या है ना फ्रेंड्स, हम स्कूल करके आते हैं, कॉलेज करके आ रहे हैं, आप 12th पास होंगे या ग्रेजुएट होंगे या आप ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, तो होता क्या है ना, स्कूल में और कॉलेज में जो एग्जाम आप देते हो उसके कुछ मिनिमम पासिंग मार्क्स हैं। वो मिनिमम पासिंग मार्क्स आपको लेकर आना और आप आगे एक स्टेज पे चले जाओगे, मतलब वो कट ऑफ है बेसिकली। तो मिनिमम पासिंग फिक्स है ना, 33 मार्क्स है, 35 मार्क्स, इससे ज्यादा नहीं है। लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम की जब आप बात करते हो तो यहां पर जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है वो फिक्स नहीं होता। ये डिपेंड करता है लेवल ऑफ कंपटीशन पे, कैसा कंपटीशन है, क्योंकि यहां पर जो सीट्स हैं वो लिमिटेड है। 10,000 की वैकेंसी निकलती है और 10 लाख बच्चे एग्जाम में अपेयर होते हैं। तो यहां पर आप देखोगे कि कितना कंपटीशन होता है, उसके लिए कट थ्रोट फाइट होती है। ठीक है, कट थ्रोट कंपटीशन होता है। तो ऐसी सिचुएशन में ना अल्टीमेटली आपको उन 10,000 में जगह बनानी है, तो अपने आप को डेली बेसिस पे आपको इंप्रूव करना पड़ता है। अनलाइक स्कूल कॉलेज के एग्जाम में जहां पर आपको इतनी मेहनत से पढ़ाई नहीं करना पड़ती है, आप एंड में पढ़ाई भी करोगे तो भी हो जाता है। यहां पर आपको क्या होता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको डेली अपने आप को इंप्रूव करना है, डेली अपने आप को इवेल्युएट करना है। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है ना, वो है कंसिस्टेंसी। आप कुछ भी हो जाए, आप अपनी पढ़ाई में ब्रेक मत होने दो। आपने जैसे मैं आपको पूरा बता दिया कि आप डेली बेसिस पे आपने सिलेबस पढ़ लिया, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ लिया, आपने टारगेट सेट किए, लेकिन कभी भी फ्रेंड्स ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 2 दिन पढ़ाई कर लें और 2 दिन ब्रेक ले लें। आप ब्रेक मत होने देना। कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट।
कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज है, निरंतरता ही एक ऐसी चीज है जो आपको सक्सेसफुल बनाएगी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। तो आपको कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है, और ये इसलिए आपको मैंने बताया जो कि आपको फर्क मालूम पड़े कि स्कूल कॉलेज के एग्जाम में और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्या अंतर होता है। वहां पर आपके पास में गाइडेंस होता है, मेंटर्स होते हैं, यहाँ पर कोई नहीं होता। यहाँ पर जो भी करना है आपको खुद को करना है। यहाँ पर सबसे बड़ा फैक्टर जो काम करता है वो है सेल्फ स्टडी। आपको सेल्फ स्टडी की कई सारे टेक्निक्स हैं, कई सारे टूल्स हैं, वो आपको यूज करना पड़ते हैं अपने आप को डेली इंप्रूव करने के लिए, ताकि एग्जाम के दिन अच्छा परफॉर्म आप कर सको। ठीक है, तो ये 4 चीजें मैंने आपको बताई है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिस पे आपको फोकस करना ही चाहिए। और उम्मीद करता हूँ चारों पे आप काम करोगे, अपने आप को इंप्रूव करोगे और एक अच्छा परफॉर्मेंस आप लेकर आओगे एग्जाम के लिए, ताकि जो भी आपकी ड्रीम जॉब है, जो भी आप सपना आपने अपनी लाइफ में देखा है, उसको आप अचीव करो। और मेरी शुभकामनाएं भी यही है कि अपना सपना आप पूरा करो। आप जो भी सपना देखते हो, जो ऑफिसर आप बनना चाहते हो, जिस डिपार्टमेंट में आप जाना चाहते हो, जो नौकरी आप करना चाहते हो, वो जरूर आपको मिल जाए। वीडियो में यहाँ तक इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।